आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, हेडिंग लिखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले आपको समझना है कि वास्तव में जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या समझा था। हमने समझा था कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई तल है, इस तल में जब कोई प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है तो टकराने के पश्चात ये वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। ठीक है, एक माध्यम जो ऊपर वायु है आपका, तो किसी तल पे अगर प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है तो टकराने के बाद ये वापस वैसे ही लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोल रहे थे। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। ठीक है, दो माध्यम जैसे कि हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये वास्तव में ये पानी है, ठीक है, ये पानी इस तरीके से, ठीक है, एक माध्यम ये हो गया, और ऊपर एक माध्यम, इस पानी के ऊपर जो माध्यम है वो क्या है, वायु। क्या है, वायु। ठीक, तो ध्यान से समझिए, अगर आप कोई तालाब वगैरह कुछ भी देखते हो तो, ठीक है, अगर तालाब देखते हो तो तालाब का देखोगे क्या ऊपर परत दिखाई दे रही होगी पानी की कि नहीं। उसी तरीके से आप समझ लेते हो कि ये पानी भरा हुआ है और इसकी ये परत आपको दिखाई दे रही है। ठीक, जस्ट इसके ऊपर जो है, ऊपर क्या है इसके, तो वायु है, इसके ऊपर क्या है, वायु। अब आप ध्यान समझिए, अगर कोई प्रकाश की किरण अब यहाँ पे आएगी, समझना ध्यान से बच्चों, आप ऊपर माध्यम मान लेते हैं, जो ऊपर माध्यम है ये क्या है, वायु। ऊपर जो माध्यम है ये क्या है, वायु। ठीक है, और नीचे माध्यम जो है ये क्या है, पानी। ठीक है, पानी के अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर एक माध्यम वायु है, नीचे माध्यम क्या है, पानी। अब क्या, कोई प्रकाश की किरण जो है वो मान लो इस तरीके से आ रही है, ऐसे चलती आ रही है, चलती चली आ रही प्रकाश की किरण, और जैसे ये सीधे एकदम जा रही थी, वायु में सीधे जा रही, ध्यान समझना आप लोग, इधर देखो, जैसे ये बिल्कुल सीधे जा रही थी तो हमने परावर्तन में पढ़ा था कि ये तल में टकरा करके वापस ऐसे लौट जाती थी। लेकिन अब यहाँ क्या घटना है, अपवर्तन। तो अगर यहाँ पे ये पानी ना होता, ये वायु में से सीधी चली आ रही थी प्रकाश की किरण, एकदम सीधी चली आ रही थी, यहाँ पे अगर पानी ना होता तो क्या होता, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल इस तरीके से सीधे निकल जाती। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधे निकल जाती। लेकिन है क्या, आपने देखा क्या, ऊपर एक माध्यम है और दूसरा माध्यम पानी। अब जैसे ये पानी में प्रवेश करेगी, जैसे ये पानी में प्रवेश करेगी, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जैसे आ रही थी वैसे नहीं जाएगी। तो ये कैसे जाएगी, तो इसका मार्ग कुछ विचलित होगा। बात समझिए क्यों विचलित होगा। ठीक है, तो पहले कि समझ लेते हैं, इस पॉइंट पे जैसे ये आके पड़ेगी और यहाँ से हमने एक नॉर्मल खींच लिया, अभिलंब, इस तरीके से ये अभिलंब हमने खींच लिया, तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे आकर के पड़ेगी तो क्या है, ये प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, यानी वायु से पानी में जा रही है, वायु से पानी में जा रही है। तो बिल्कुल अब ये सीधे ना जा करके ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर को आ जाएगी, देखना ऐसे अभिलंब की ओर ये थोड़ा सा झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, पहले एक ही चीज़ समझना, ऐसे क्यों होता है। देखो, ऊपर जो माध्यम है वो वायु है, नीचे जो माध्यम है वो पानी है। वायु हल्का होता है कि पानी, पहले ये बताइए। वायु हल्की होती है जबकि पानी भारी होता है। तो इसी बात को हम ये कह सकते हैं कि वायु जो हल्की है, इसी बात को साइंस की भाषा में कहेंगे वायु कैसी है, विरल। कैसी है, विरल। ठीक है, विरल का मतलब हल्का माध्यम। ठीक है, अब पानी कैसा है, भारी। तो भारी के लिए हम शब्द यूज़ करेंगे सघन। ठीक, कौन सा यूज़ करेंगे, सघन। सघन का मतलब भारी है, जिसका घनत्व घनापन ज़्यादा है, और विरल का मतलब जिसका घनत्व या घनापन कम है। तो देखा क्या बच्चों आपने कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कैसा हो जाती है, अभिलंब ये था, अभिलंब ये है, ये अभिलंब ये है, तो जाना था इसको ऐसे, तो अभिलंब की ओर झुक गई, इधर को झुक गई कि नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती। बात समझना, क्या बताया हमने कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो एक और हम माध्यम लेते हैं, एक और ये माध्यम आप समझिए, यहाँ पे हमने एक पट्टी खींच दी, यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर जो माध्यम है आपका, हम मान लेते हैं ऊपर जो ये माध्यम है ये है शहद। ऊपर जो माध्यम है ये कौन सा है, शहद। ठीक है,
अब और नीचे एक ये माध्यम हमने ले लिया है, दूसरा माध्यम हमने नीचे ले लिया है। ये कौन सा ले लिया है? ये वायु ले लिया, ठीक है। नीचे वाला माध्यम कौन सा? वायु। इसको बड़े डॉट से प्रदर्शित कर देते हैं, ये वायु है, ठीक। अब अच्छा आप बताइए, जो शहद है वो विरल माध्यम है कि सघन माध्यम? शहद कैसा है? ये सघन है, तो शहद कैसा माध्यम है? सघन, ठीक है। यानी इसका घनापन ज़्यादा है। और नीचे हमने क्या लिया है? वायु, तो इसका घनापन कैसा है? कम है, यानी ये विरल है। बात समझना ध्यान से। अब फिर यहाँ पे हमने एक प्रकाश की किरण ली, ठीक है। अब फिर हमने एक प्रकाश की किरण ली, वो शहद से होकर के आ रही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से चलती चली जा रही है। अब जैसे ही इस माध्यम से यानी शहद से जाने के पश्चात ये वायु में प्रवेश करेगी, ठीक, तो फिर क्या होगा? यह बिल्कुल सीधे नहीं जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी या परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन अब क्या आएगा? तो फिर से अभिलंब हम खींच लेते हैं। अभिलंब कहाँ से खींचेंगे? जहाँ पे टकरा रही है, ठीक है। ऐसे अभिलंब हमने खींच लिया, क्लियर बच्चों? ठीक, यह अभिलंब हमने खींच लिया। तो अब क्या होगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, तो वास्तव में इसको ऐसे आना था, तो आपको याद रखना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। देखा क्या आपने बच्चों कि अब ये अभिलंब ये है, इससे दूर हट गई कि नहीं? देखो, ठीक है। क्या बताया? दोनों में अंतर समझना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? फिर से आपको बताते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है कि नहीं? देखो, इसका मार्ग क्या था? ये, इसका मार्ग क्या था? ये विचलित हो गई कि नहीं? हाँ, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ और समझिए, ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है, ये वाली, इस किरण को कहेंगे आपतीत किरण। क्या कहेंगे? आपतीत किरण, ठीक है। और ये वाली जो प्रकाश की किरण जा रही है दूसरे माध्यम से होकर के जब वापस गई तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ भी, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया अभिलंब, अभिलंब। ये अभिलंब वहाँ पे भी था जब परावर्तन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी आपका आपतित किरण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण। अब एक चीज़ और समझिए, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम नाम देंगे आपतन कोण। वहाँ पे भी आपतन कोण था, आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, देखो ये वाला बच्चों, ये वाला, किसके किसके बीच? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण ये बन रहा है, ये वाला, ये जो कोण होगा, इस कोण का नाम हम देंगे अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण, ठीक है। अपवर्तन कोण। और वहाँ पे ये कोण कौन सा होता था? परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमने बताया, आपतन कोण क्या होता है? तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण जो होता है, ये आपतन कोण कहलाता है और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते। वहाँ भी स्मॉल आई से प्रदर्शित करते थे जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ पे परावर्तन कोण था, वहाँ भी इसे आर से प्रदर्शित करते थे। इतना बात समझ में आई कि नहीं? चलो अच्छा, इसकी अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये इसकी परिभाषा हो गई प्रकाश के अपवर्तन की। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। भाई अपने मार्ग इसका क्या था? ये था। इसके अपने मार्ग से विचलित हो गए कि नहीं? विचलित का मतलब भटक गई पथ से, ठीक है, हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और इसी में लिख लो आप, और 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना हमें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
यानी विरल माध्यम, जैसे कि आपकी वायु इसमें था, से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। जबकि सघन माध्यम से, यानी सघन माध्यम यहाँ शायद था और वायु में जा रही थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे अब। अच्छा, जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, इसका अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो उदाहरण बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। जैसे कि होता क्या है कि कभी कोई कांच का बोतल ले लो या ग्लास ले लो, उस ग्लास में आप क्या करो, कोई पेन को आप उसमें रखो, ठीक है, ऐसे रखो और उसको आप ध्यान से अगर देखोगे, उस कांच की बोतल को बाहर से देखोगे तो क्या आप जो पेन है वो आपको तिरछा टेढ़ा दिखाई देगा। इसके अलावा अगर कोई कांच की बोतल में या टंकी में किसी में आप अगर सिक्का रखो तो सिक्का ऐसा लगता है तली से बहुत ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो घटनाएं हैं वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है तो इसका जब और हम आगे पढ़ेंगे, अपवर्तन के जिसकी व्याख्या करेंगे तो ऐसा क्यों बन जाता है, तो क्या बताओगे उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन कैसे होगा, तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, 2 नियम होते थे, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो जिस प्रकार हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो हमें पता ही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो जैसे ये चित्र जो हमने बनाया है, इसमें आप देख क्या रहे हो कि इसमें आपतित किरण ये है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, और ये तीनों एक ही तल पर है। ये एक तल है, एक ही तल है, ठीक है। तल आप मान सकते हो कॉपी की तरह, इस तरीके से उस पर एक ही तल है। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या बताया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है, तो दूसरा नियम क्या है इसका बेटा, आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण कहाँ है, ये आपतन कोण कहाँ है, ये आपतन कोण, ठीक है। तो की जा, आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन थीटा। आपतन कोण का मतलब क्या होता है, जा का मतलब हमें साइन लेना है, ठीक है। आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, ठीक है। फिर क्या बताया, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात। अपवर्तन कोण कौन सा हो गया, ये आर, ठीक है। तो आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, जैसे जा बोल दें तो मतलब साइन आई, ठीक है। आपतन कोण की जा यानी साइन आई बटे अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का अनुपात का मतलब हो जाता है बटे। इन दोनों का अनुपात अगर निकालोगे तो ये क्या होगा, नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक होगा। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बताया, आपतन कोण की जा का मतलब साइन आई, आपतन कोण की जा, हमने कहा आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात मतलब बटे एक नियतांक होता है, ठीक है, यानी फिक्स वैल्यू होती है। और जो ये नियतांक होता है, इस नियतांक को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस नियतांक को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। जबकि प्रकाश जो है एक रंग का ही हो, प्रकाश एक ही रंग का होगा, मतलब सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसमें से एक रंग का कोई प्रकाश हो, या तो लाल रंग का हो, या तो पीले रंग का हो, या तो हरे रंग का हो, एक रंग का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताया दूसरा नियम अपवर्तन का, आपतन कोण की जा, ठीक है, यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का अनुपात मतलब बटेर कर दो। ये हमेशा फिक्स रहता है, नियत रहता है, ठीक है। ये हो गया अपवर्तन का दूसरा नियम। और इसी नियम को ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पेपर में स्नेल का नियम आएगा तो आपको यही लिखना है। क्या लिखना है, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये नियतांक यन आया है, ये जो नियतांक यन आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसे, अपवर्तनांक। अब ये क्या होता है, इस अपवर्तनांक के बारे में हम जानेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और ये किस बात को बताता है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा ठीक, तो ये नियम समझ में आ गए। अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि जैसे कि
हमने आपको अभी बताया, क्या बताया, कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु से पानी में जा रही थी तो अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं? अगर वही प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती तब भी वो अपने मार्ग से विचलित होती। बात समझना, जब कोई प्रकाश की किरण वायु से पानी में जा रही थी, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तो अपने मार्ग से विचलित हो रही थी। ठीक है। अब वही प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच में जाए तब भी अपने मार्ग से विचलित होगी। क्लियर? ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब वो कितना विचलित होगी, मतलब यहाँ पे ये समझना, जैसे ये ऐसे जा रही थी तो जब सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, हमें मालूम है अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हो सकता है कि जब वायु से कांच में जाए तो अविलंब की ओर झुके, लेकिन कम झुके या ज़्यादा झुकेगी, या किस हिसाब से झुकेगी? बात समझना, कम झुकेगी कि ज़्यादा झुकेगी, किस हिसाब से झुकेगी, उस बात का ही निर्धारण कौन करता है? ये अपवर्तनांक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। जैसे अब कोई प्रकाश की किरण वायु से शहद में जा रही है तो वो हमें ये तो मालूम है कि अपने मार्ग से विचलित होगी, लेकिन कितना विचलित होगी इस बात का निर्धारण कौन करेगा? अपवर्तनांक। तो इसी के बारे में अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है। अपवर्तनांक को हमने बताया क्या वास्तव में जो अपवर्तनांक होता है, तो हमें पता है कि जो आपतन कोण की जा, ठीक है, कोई अगर माध्यम है, ये प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हमने जो स्नेल का नियम बताया उसमें क्या बताया, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है, और वही नियतांक तो अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक की एक परिभाषा ऐसे भी बन जाएगी, ठीक है, एक परिभाषा जो आपकी ऐसे बन जाएगी, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है की तुलना में। ठीक है। तो आप अगर इस चित्र को देखोगे, ये जो चित्र हमने बनाया है, इस चित्र को देखोगे तो पहला यहाँ माध्यम क्या था? पहला माध्यम मान लेते हैं ये वायु था ना, तो इस माध्यम को पहला मान लेते हैं, इसको पहला एक से डिनोट कर देते हैं, इसको क्या से एक से, ये पहला माध्यम है। और ये क्या है? दूसरा क्या था? पानी, ये दूसरा माध्यम है। हमने क्या बताया, क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष का मतलब पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब इसका अपवर्तनांक निकालना है, किसका? पानी का। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम वायु के सापेक्ष। ठीक है। तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो इसे n लिख दिया। ठीक है। इसके बाद देखो काय का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो 2 लिख दिया। हाँ, स्मॉल एन दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, तो 2 लिख लिया। किसके सापेक्ष है? पहले वाले के, तो पहले के लिए 1 आगे आ गया। बात समझना, क्या बताया हमने? समझना इधर, हमने क्या बताया? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो जिसका अपवर्तनांक है किसका? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, तो जिसका अपवर्तनांक है उसे पहले लिखेंगे, लिख दिया पहले, तो दूसरे का इसलिए दूसरा लिख दिया। किसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? तो पहले माध्यम, इसलिए इसे पहले लिख दिया, पहले बाद में लिख दिया उसको। ठीक है। और इसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ वायु है तो वायु के एयर से प्रदर्शित करते हैं ना, ए से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं? वायु को ए से प्रदर्शित करते हैं तो ए आ गया। ठीक। और जो आपका पानी होता है उसे वाटर से डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं तो डब्ल्यू लिख दिया। ठीक। तो हमने बताया कि अपवर्तनांक किसका है? दूसरे माध्यम का। किसने का अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का। तो इसे ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, या करके n लिख दिया। n किसका अपवर्तनांक है? पानी का। पानी दूसरा माध्यम है तो W आ गया। क्या आ गया? W किसके सापेक्ष है? ए के, एयर के सापेक्ष, तो A आगे आ गया। ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अपवर्तनांक किसका है? तो इसका W का। अपवर्तनांक किसका है? तो दूसरे माध्यम का। बात समझ रहे हो कि नहीं? किसके सापेक्ष? तो पहले के। किसके सापेक्ष? तो वायु के। तो या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। ठीक है। आपको ये बताना, अगर कोई पूछ दे किसका अपवर्तनांक है तो बताओगे दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले वाले के। ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब इसी को अगर आप लिखो तो यही नियम था, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन आई, ऐसे इसको यन की जगह आप लिख सकते हो यन 2 और 1। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर साइन आई बटे साइन। ठीक है। तो एक तो अपवर्तनांक की ये परिभाषा हो गई। अभी और इसमें देखना है इसका। ठीक है। चलो इसे नोट करो पहले।